Hello everyone. So today it is 22nd February in 2024. We are going to solve some neat questions of biology, chemistry as well as physics. तीनों के हम कुछ questions जो हैं यहाँ पे solve करेंगे. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. दो पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू, और दोनों जो है दोनों का चार्ज क्या है, क्यू है. आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, एक डी डिस्टेंस से दोनों सेपरेटेड हैं. अगर एफ जो है उनकी फोर्स ऑफ रिपल्जन है, उन दोनों आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो एफ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, तो कितने नंबर ऑफ आयंस जो है उनमें से मिसिंग होंगे वो हमें यहाँ पे बताना है. ई बीइंग द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. यहाँ पे ऑप्शन जो है एक ही है क्योंकि पिक में नहीं आ पा रहा था, मैं लिख देती हूँ. सेकंड ऑप्शन है 4 पाई एप्सिलॉन नोट एफ ई स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर. थर्ड वन इज 4 पाई एप्सिलॉन नोट एफ डी स्क्वेयर अपॉन ई स्क्वेयर. एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4 पाई एप्सिलॉन नोट एफ डी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्केयर. ये हमारे पास है. सो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है. मैं आपको बता दूं क्वेश्चन वो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन. करके बताती हूँ कैसे आया है. देखो F इज इक्वल टू के क्यू स्केयर अपॉन डी स्केयर. ये हमारे पास होता है फोर्स का फॉर्मूला. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ये हमारी, वहां पे ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इसका. और आप जानते हो Q इज इक्वल टू यानी चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई. ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है इंटू इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास होता है. सो वी कैन राइट F इज इक्वल टू के एन स्केयर इंटू ई स्केयर अपॉन डी स्केयर. राइट, हम ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं. सो एन स्केयर इज इक्वल टू एफ डी स्केयर अपॉन के ई स्केयर. ये हमारे पास आ गया. ठीक है, एन स्केयर को हम बाहर ले लेंगे. ये स्केयरिंग हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में चला जाएगा ये एफ डी स्केयर अपॉन के ई स्केयर. यानी एन इज इक्वल टू, अब एफ का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, 4 पाई एप्सिलॉन नोट. ये होगा हमारे पास. ठीक है, के मतलब कि यहाँ पे के की वैल्यू होती है 1 अपॉन के इज इक्वल टू, एक मिनट, 1 अपॉन के इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है. सो 4 पाई एप्सिलॉन नोट एफ डी स्केयर अपॉन ई स्केयर. तो इस कंटेक्स्ट से हमारा आंसर थर्ड जो है करेक्ट है. सॉरी, अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटी बुक से, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ. पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 10 क्लास 12th की फिजिक्स में पेज नंबर 10 पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, और वहां पे टॉपिक नंबर भी बता देती हूँ 1.6. टॉपिक नंबर इज 1.6. तो वहां पे जाकर आप इसको चेक कर सकते हो. ये फॉर्मूला वहां पे आपको गिवन है, बाकी मैंने करके भी बता दिया है. आप चाहो तो वहां पे एक बार चेक कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इफ ईच कैपेसिटर इज सी. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में, अगर हर एक कैपेसिटर जो है सी है. ठीक है, ऑप्शन देखो, √3 + 1 इंटू सी अपॉन 2. थर्ड वन √5 + 1 C upon 2. Fourth one is √5 + 1 into C upon 2. राइट, तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, सॉरी ऑप्शन है. तो यहाँ पे देखो करेक्ट ऑप्शन कैसे क्या आएगा. ये हमारे पास फिगर दे रखी है. ठीक है, ये ए, ये कैपेसिटेंस यहाँ पे दे रखा, हर एक क्या है, सी है कैपेसिटेंस उसकी. ये भी सी होगा, कैपेसिटर सी है. सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला C ऑफ A एंड B प्लस C इंटू सी अपॉन C ऑफ ए बी प्लस सी प्लस सी. एक में मल्टीप्लीकेशन में जाता है, एक में प्लस में जाता है, इज इक्वल टू सी ए बी. यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ ए बी की बीच की तो निकालनी थी ना हमें, तो ए बी इज इक्वल टू √5 - 1 इंटू सी अपॉन 2. यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, थर्ड वन, √5 + 1 इंटू सी अपॉन 2. ये आ गया करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास. ठीक है, अगर इसको कैपेसिटेंस वाले टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी क्लास 12th के एनसीईआरटी फिजिक्स में
पार्ट 1 जो है पेज नंबर 93 पे आप चेक कर लेना। पार्ट 1 जो है क्लास 12th की फिजिक्स का, पेज नंबर 93। 19th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नोट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट इनमें से कौन सी एक नहीं है। मतलब कोई 3 यूनिट तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की लेकिन एक नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फोर्थ है, वोल्ट जो है वो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, ऑल्सो वोल्ट मीटर, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ये फॉर्मूला तो यानी कि वर्क अपॉन चार्ज जूल अपॉन कुलाम, ये भी इसकी करेक्ट होगी। और जूल अपॉन कुलाम को हम कैसे लिख सकते हैं, ये इसको न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर पर स्क्वायर, ये भी तो फॉर्मूला होता है ना किसका रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग, क्योंकि वर्क डन का। ठीक है, तो जूल और वर्क डन की बात है न्यूटन मीटर, तो ये भी करेक्ट होगा। यानी कि करेक्ट इनकरेक्ट हमारे पास क्या आएगा, जूल एम्पियर। करंट का कोई जिक्र नहीं होता इसमें। ठीक है, ये जो एम्पियर आया ये करंट की ऐसा यूनिट होती है, तो ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट नहीं होती। पेज नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक 1.4 चेक कर सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, क्लास 12th की एनसीईआरटी में फिजिक्स पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कि एसोसिएटेड है एक इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्या बोला मैंने, इक्विपोटेंशियल सरफेस विच इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग, जो कि मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो रहा है, अलोंग द एक्स डायरेक्शन जो है उसके अलोंग उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड अलोंग द एक्स डायरेक्शन आर, तो कौन सा होगा, प्लेन्स पैरेलल टू वाई जेड, बिल्कुल ठीक है। अगर एक्स डायरेक्शन के अलोंग इक्विपोटेंशियल है तो प्लेन पैरेलल किसके होगा, वाई जेड के। ये एक्स हो गया, ये यहाँ पे वाई हो गया, ये जेड, यानी कि ऑब्वियसली ये इसके पैरेलल ही तो होगा, इनके पैरेलल हमारे पास ये पैरेलल ही तो शो हो रहा है। ठीक है, क्या आ गया इसके पैरेलल। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के, राइट। सिंस जो ई है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, दस जो कि पोटेंशियल सरफेस होगा विल बी प्लेन्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, उसके जो प्लेन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे, दैट इज जो प्लेन्स पैरेलल टू एक्स वाई सॉरी वाई जेड प्लेन एज शोन इन, मतलब कि एज हमारे पास फिगर मैं बता देती हूँ कहाँ पे, पेज नंबर 10 पे चेक करो एनसीईआरटी बुक का टॉपिक नंबर 1.4, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसकी फिगर को भी। ठीक है, पेज नंबर 10। पहले इसके ऑप्शन लिख देती हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि एक्टिंग बिटवीन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है, कैप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, वैक्यूम में एक डिस्टेंस पे रखी गई है, कितना इज 16 न्यूटन, ये फोर्स हमारे पास 16 न्यूटन दे दी है यहाँ पे। अगर सेम टू चार्जेस कैप्ट एट अ सेम डिस्टेंस इन अ मीडियम ऑफ, अगर सेम दोनों चार्जेस को हम सेम डिस्टेंस पे एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के मीडियम में रख दे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना 8, उसके मीडियम में रख दे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो उनके बीच में एक्ट करेगी वो कितनी होगी, यानी फोर्स यहाँ पे हमें निकालनी है इसकी। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। गिवन क्या क्या है, वैक्यूम फोर्स और वैक्यूम कितनी 16 न्यूटन, राइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी जिसको के से हम डिनोट करते हैं वो 8 है। फोर्स एक्टिंग between two charges in a given medium कितना होगा, F मीडियम यानी कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू वैक्यूम अपॉन के, यानी कि 16/8, यानी कि हमारे पास आ गया 2 न्यूटन। वेरी इजी क्वेश्चन, चाहो तो पेज नंबर 10 अगेन एक ही चैप्टर की बात हो रही है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे पेज नंबर 10 एनसीईआरटी टॉपिक नंबर 1.4 वहीं पे चेक कर लेना। 2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है एट अ सेंटर, एक चार्ज्ड होलो मेटल स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है ये पूछा गया है। जीरो नहीं होता, ट्वाइस नहीं, हाफ नहीं, सेम एज जितनी सरफेस पे होगी उतनी होती है, सेम। याद रखने वाली बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चेंज्ड होलो स्फीयर विल बी यूनिफॉर्म, कैसी रहेगी? एंड सेम as that on the surface. पेज नंबर 68 ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक 2.9, वहां पे आप इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे जितनी होती है वो यूनिफॉर्म होती है और सेम होती है एज दैट ऑन द सरफेस, जितना सरफेस पे चार्ज होगा उतना ही सेंटर पे होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। टू पैरेलल प्लेट कंडेंसर्स, दो पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैं, ठीक है, जिनकी कैपेसिटी 20 माइक्रोफेराडे और 30 माइक्रोफेराडे है, आर चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ 30 वोल्ट। उनको जो है कितना कहाँ तक चार्ज किया गया? 30 वोल्ट के पोटेंशियल तक और 20 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। इफ लाइकली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, अगर जो लाइकली चार्ज्ड पार्टिकल है उनको एक साथ हम कनेक्ट कर दे, जो एक मतलब कि बिल्कुल एक दूसरे के अलाइक हैं, देन कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा उन दोनों के बीच का, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 में पेज नंबर 79 पे इसका जिक्र कर रखा है इस टॉपिक का। तो देखो, मैं पहले इसको ड्रॉ करके देखेंगे। ये 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, राइट, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे टर्मिनल होते हैं हमारे पास। इसका पहले का 20 माइक्रोफेराडे और दूसरे का कितना देर का 30। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें इसके रिगार्डिंग गिवन है। तो कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला होता है, जब हमको ऐसे कॉमन पोटेंशियल निकालना हो, फॉर्मूला रट लेना, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि अब आप पुट कर दो C1 इंटू V1, यानी कि 32, यानी कितना आ गया ये 600, और इसको हम करेंगे जब 30 20, ये भी आएगा कितना 600। ठीक है, C1 कितना है 20, C2 कितना है 30। आफ्टर सॉल्विंग दिस, यानी कि ये आ गया 600 600 1200, 30 और 20 50, ये गया इससे, यानी कि 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 2 यानी 25। एक मिनट, 4 ज़ा 20, 5 ज़ा 25 होता है और 5 4 ज़ा 20, यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आना चाहिए 24 वोल्ट। तो हाँ, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इजी क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहले इसको लिख देती हूँ, EV अपॉन 2m, AV अपॉन m, ये ऑप्शन है। सो देखो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास कितना है m और चार्ज उसके ऊपर E है, इज एसिलेटेड फ्रॉम रेस्ट से, वो उसने एसिलेशन अपना स्टार्ट किया एक पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ वैक्यूम में। इट्स फाइनल स्पीड विल बी, तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पे m जो है वो मास होता है और v क्या है वेलोसिटी। सो वी कैन राइट द इक्वेशन एज, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, EV इज इक्वल टू हाफ mv² टू EV इज इक्वल टू, यानी हमारे पास क्या है ये ट्वाइस हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसको हम बाहर ले लेंगे 2EV और ये अंदर क्या रह जाएगा mv²। ठीक है, ये 2 हो जाएगा क्योंकि इसको बाहर ले लिया ना हमने, तो ये सिंपल mv² हो गया हमारे पास। सो v² को बाहर निकालेंगे, v² बाहर आ जाएगा 2EV अपॉन m, यानी कि v इज इक्वल टू, स्क्वेयरिंग को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में चला जाएगा 2EV अपॉन m, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट आएगा। पेज नंबर 10 एनसीईआरटी टॉपिक नंबर 1.4 चेक कर सकते हो वहां पे आप। नेक्स्ट इज एक सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस में
जो वेरिएशन है पोटेंशियल की विद डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो जब वो स्टार्ट हो रही है, एज वी मूव अलोंग, जैसे ही हम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं, वो कितना दे रखा है हमारे पास वेरिएशन पोटेंशियल की 8x² + 2, जहाँ पे x क्या है, x कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का इन स्पेस। मैग्नीट्यूड की बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के एट अ पॉइंट -40 इस कितना होगा, मैग्नीट्यूड बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे कितना होगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो v इज इक्वल टू 8x² + 2 ये गिवन है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, जब ऐसे हमारे पास देखो एक्सिस में क्वेश्चन दे रखे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉइंट में XYZ कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दे रखे हो, तो वहां पे आप हम फॉर्मूला यूज करते हैं इस टाइप में, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब x की बात हो रही है तो x पुट कर दिया, y की बात होती तो यहाँ पे y पुट करते, z की बात होती तो यहाँ पे z पुट करते, ठीक है। पार्शियल बोलते हैं इसको हम, ठीक है, पार्शियल ये यूज किया जाता है। सो E इज इक्वल टू v कितना है, 8x², यहाँ पे v के प्लेस पे 8x² + 2 ये हमें गिवन है। और यानी कि E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, -16, 8 2 जा 16, ये यहाँ पे हमारे पास एलिमिनेट होता है इसके साथ, 8 2 जा कितना आ गया, -16x आ गया एट पॉइंट -5 और 0, इस पॉइंट पे बात हो रही है। सो E इज इक्वल टू -16 इंटू -4, यानी कि E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट हो गया, 16 4 जा 64 वोल्ट पर मीटर, ये आ गया करेक्ट आंसर। यानी कि ये हमारे पास जो है डी, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर ये आपको चेक करना है तो आप देख सकते हो पेज नंबर 61 NCERT की बुक में, टॉपिक नंबर 2.6.1, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ NCERT के हिसाब से। दो कॉन्सेंट्रिक थिन मेटेलिक स्फीयर हैं जिनकी रेडियाई R1 और कहाँ है R2 है, ठीक है, जिसमें कि R1 इज ग्रेटर देन R2, बियर चार्जेस Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, देन जो पोटेंशियल है एट रेडियस R बिटवीन R1 एंड R2 विल बी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, पोटेंशियल पूछा गया है रेडियस R पे बिटवीन R1 एंड R2 विल बी कितना, 1/4πε0 टाइम्स, ये है हमारे पास, ठीक है। सो देखो Q1 + Q2 ये हमारे पास तीसरा, Q1/R1 प्लस Q2/R2, फोर्थ Q1/R2 प्लस Q2/R1, ये हमारे पास चार ऑप्शन है। तो देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, दो कॉन्सेंट्रिक थिन मतलब पतले पतले मेटल के स्फीयर हैं जिनका सोल्व करते हैं इसको। देखो दो कॉन्सेंट्रिक थिन मेटेलिक स्फीयर की बात हो रही है यहाँ पे, क्या है ये R1 रेडियस है और दूसरे का R2, राइट, और ये क्या है यहाँ तक R हो गया हमारे पास, ये Q1 चार्ज, ये Q2। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R प्लस में 1/4πε0 Q1/R1, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। यानी कि 1/4πε0 इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, राइट, Q2/R प्लस Q1/R1 एक साथ लिखा तो आंसर आ गया हमारे पास इसका सेकेंड वन, इजी था। नेक्स्ट है n स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, n स्मॉल ड्रॉप सेम साइज की आर चार्ज टू V वोल्ट, मतलब V वोल्ट उनको चार्ज दिया गया है सभी को, जितनी भी n स्मॉल ड्रॉप्स थी सेम साइज की। इफ दे कोलिज टू फॉर्म, अगर वो एक साथ जुड़ जाती हैं एक सिंगल लार्ज ड्रॉप बनाने के लिए, देन इट्स पोटेंशियल विल बी, तो उनका पोटेंशियल कितना होगा ये पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सोल्व करके देखते हैं। पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप, हर एक ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू क्या होता है, KQ/R
आर, यानी कि हम लिख सकते हैं क्यू को अगर बाहर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, वी आर अपॉन के, ये हमारे पास आ गया। इफ एन ड्रॉप्स कोलिस, अगर एन ड्रॉप्स जो है वो कोल्स हो जाए यानी एक साथ जुड़ जाए तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू एन क्यू, एन नंबर ऑफ टाइम्स है क्योंकि एन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स है मेरा मतलब, सो एन इंटू क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर अपॉन आर, वी आर अपॉन के, सॉरी, ठीक है। रेडियस कितनी होगी, एन रेस टू पावर 1/3 इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है रेडियस का, आर डैश का। सो वी कैन पुट एन के प्लेस पे हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा एन के वी आर अपॉन के एन रेस टू पावर 1/3 इंटू आर, आर से आर गया, के से के गया, एन से एन गया, यानी कि वी एन रेस टू पावर 2/3, ये आ गया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आएगा। सोर्स बता देती हूँ कहाँ से पढ़ सकते हो, पेज नंबर 10 जो है एनसीईआरटी का ऑफ क्लास 12th फिजिक्स, टॉपिक नंबर 1.4, वहां से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका मैं फोर्थ ऑप्शन लिख देती हूँ फिर पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, के बारे में यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, कौन सा होगा, नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। चार ऑप्शन यहाँ पे हैं। देखो, चार्ज जो होता है एक बॉडी पे वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है सर्टेन चार्ज का, जिसको हम बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी ठीक है। नेट चार्ज जो होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ये भी ठीक है। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज, ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये बता देती हूँ, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, एज इट इज याद रखना है। पेज नंबर 3 जो है, पेज नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स, टॉपिक नंबर 1.2, ठीक है। यहां से आप इसको इसके एक जो पैराग्राफ है वहां पे आप इससे रेलिवेंट उसको रीड आउट कर सकते हो वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे ऑप्शन है सोडा लाइम। रिएजेंट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, कौन सा रिएजेंट जो है इस कन्वर्जन में यूज होता है, यानी कि CH3 CH2 COOH कन्वर्ट्स इनटू CH3 CH2 CH3, किसकी प्रेजेंस में जो है ये कन्वर्जन हुआ है वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास थर्ड है, रेड फॉस्फोरस एंड कंसंट्रेटेड HI की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ये याद रखनी है। एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री, एनसीईआरटी पेज नंबर 311, जाके इस रिएक्शन को वहां पे चेक कर सकते हो। मैंने एक और बात बताई, जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस है, बहुत सारी रिएक्शंस है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन हमसे जो है बेसिकली मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती कैसे क्या पूछा जाता है कि कितना किसका रेशियो रहता है, प्रोपोर्शन रहता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है रिएजेंट्स वगैरह जो है, रिएजेंट के तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब 4 से 5 या 5 से मतलब कितने भी ऑर्गेनिक से ज्यादातर रिएजेंट पूछे जाते हैं कि ये कन्वर्जन हुआ इस रिएक्शन में तो किस रिएजेंट की प्रेजेंस में हुआ है, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो ये वो तो देखो कितना ही हम समझ सकते हैं, कितनी रिएक्शन समझ सकते हैं, सारी चीजें नहीं भी समझ आती। तो मैं जो है ये कहना चाहूंगी कि आप उसको रट सकते हो, रटो, मतलब एक पेज पे लिख के, कहीं पे भी लिख के, मतलब एक साथ उनको लिख के कुछ भी करके आप जो है रट सकते हो, उन्हें याद रखो, ठीक है। मतलब कि फिर थोड़ा सा हम एकदम से ऑप्शन देखते हैं तो एकदम से माइंड में क्लिक हो ही जाता है, 1-2% जो है हम ऑप्शन के करीब पहुंच जाते हैं। तो ऐसे आप इनको याद रखो, रिएजेंट्स वगैरह को, सभी रिएक्शंस के चैप्टर वाइज या फिर पूरी एक जैसे 11th की ऑर्गेनिक 12th की, जैसे भी अप टू यू।
प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2 फिनाइल प्रोपीन। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2 फिनाइल प्रोपीन के एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन के बाद कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। वो बताना कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सबसे पहले तो मैं इस रिएक्शन का बता देती हूँ कि ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में कहाँ पे दे रखी है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्लास 11th की, ठीक है, क्लास 11th की बात हो रही है यहाँ पे केमिस्ट्री की। तो पेज नंबर 310 पे ये रिएक्शन आपको गिवन है, वहां पे आप चेक कर सकते हो। तो इसको बना के देखते हैं। 2 फिनाइल प्रोपीन को, यानी कि प्रोपीन यानी 3 कार्बन की चेन होगी, CH3C प्रोपीन यानी कि डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। 2 फिनाइल, सेकंड जो कार्बन है यहाँ पे फिनाइल ग्रुप हमारे पास इसमें अटैच होगा, 2 फिनाइल प्रोपीन ये हमारे पास हो गया। तो बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड यानी कि OH एसिड होता है और हाइड्रेशन यानी कि H पॉजिटिव HOH, इसको बोलते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो क्या बनेगा, क्या मिलेगा, CH3, ये इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड टूट के इसके पास एक हाइड्रोजन चला जाएगा, CH2 की वजह से CH3 हो जाएगा। यहाँ पे फिनाइल, ठीक है, फिनोल हमारे पास ग्रुप अटैच था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, थर्ड। सेकेंड में फिनाइल है, 2 फिनाइल प्रोपेन, 1 2 3 तीन ही कार्बन है। प्रोपेन क्यों आया, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। 2 ओल, यहाँ पे 2 पे क्या है हमारे पास, एल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स क्या यूज करते हैं हम उसके लिए, ये अपना OH, ओल यूज करते हैं, बेसिकली ओल यूज करते हैं सफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट 53rd क्वेश्चन की 57 तो नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू दिस 57 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। एडिशन किसका, वाटर का एसिटिलाइन कंपाउंड के साथ इज कैटेलाइज्ड बाय, किसके द्वारा कैटेलाइज्ड होता है, 2 रिएजेंट यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर टू एसिटिलाइन कंपाउंड इज कैटेलाइज्ड बाय डैश एंड डैश। सबसे पहले सोर्स देख लो, कहाँ पे इसको आप देख सकते हो, एनसीईआरटी क्लास 11th पेज नंबर 318, वहां पे इस रिएक्शन को चेक कर लो, इस टॉपिक को देखो। जब एसिटिलाइन को हम ट्रीट करते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हेन एसिटिलाइन इज ट्रीटेड विद 1% ऑफ HgSO4, 1% HgSO4 के साथ, और डाइल्यूट H2SO4 के साथ, देन क्या होता है, विनाइल एल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है वहां पे, विनाइल एल्कोहल हमें मिलता है, विच टोटोमेराइजेस टू एसिटल्डिहाइड। जब हम एसिटिलाइन को ट्रीट करते हैं 1%, यहाँ पे मैंने 1% तो लिखा ही नहीं, 1% ऑफ HgSO4 के साथ और डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो उस कंडीशन में हमें विनाइल एल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है, जो कि टोटोमेराइजेस टू एसिटल्डिहाइड, उसमें मतलब उसको फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास आएगा थर्ड वन, Hg2 नेगेटिव सोल्ट एंड डाइल्यूट एसिड, ये आएगा करेक्ट ऑप्शन, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 67 अकॉर्डिंग टू दिस, फोर्थ ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरीन HV H2O। फोर्थ ऑप्शन क्या है, क्लोरीन HV एल्कोहलिक KOH, ये हमारे पास ऑप्शन है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट, कौन सी सीक्वेंस रिएजेंट की कैन बी यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ C6H5CH2 CH3 की कन्वर्जन में कौन से रिएजेंट का यूज होता है, इनटू किस में कन्वर्जन होना है इसका, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। अगेन हमसे रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे,
देखो इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है, क्लोरीन HB अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जो C6H5CH2CH3 होता है ये कन्वर्ट हो जाता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 में। ये देखो यहाँ पे अब मैं करके बताती हूँ आपको। ये है हमारे पास CH2CH3, ऑब्वियसली C6H5 ये बेंजीन की रिंग हो गई, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड सिंपल HB इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये क्लोरीन CH3, ठीक है। इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 में, ठीक है। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पहले मैं इसके ये लिख देती हूँ ऑप्शंस। क्वेश्चन क्या है, क्लोरोइथेन जो है रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है ड्राई ईथर में टू फॉर्म एक्स बनाने के लिए। जब एक्स को हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं एक कार्बन कंपाउंड Y और Z जो है वहां पे फॉर्म्ड हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज Y, तो इसमें से Y कौन सा होगा ये पूछा गया है। रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को। क्लोरोइथेन जो है रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में एक प्रोडक्ट X बनाने के लिए। जब X को हम हाइड्रोलाइज कर दे फर्दर तो एक कार्बन का कंपाउंड Y और Z वहां पे फॉर्म्ड होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज Y, तो यहाँ पे हमसे Y पूछा है कि Y कंपाउंड कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें X Y Z तीनों का ही पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले सोर्स बता देती हूँ, NCERT क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेज नंबर 322, 11th केमिस्ट्री। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो इस रिएक्शन को। तो करके देखते हैं, मैं करके बताती हूँ आपको क्या आएगा। देखो C2 क्लोरोइथेन है, C2H5 क्लोरीन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्लोरोइथेन, ठीक है। C2H5 इथेन होता है, Cl क्लोरीन। मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या मिलेगा हमारे को यहाँ पे C2H5MgCl, ये हमारे पास मिल गया। ये है एक्स प्रोडक्ट। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस हुआ, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर के प्रेजेंस में जो होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H6, एक हाइड्रोजन इसका इसके साथ जुड़ जाएगा यानी H6, ये बन गया Y कंपाउंड, ठीक है। प्लस MgCl, यहाँ पे जो एक OH बच गया था वो यहाँ पे आ गया OH, यानी कि Y कंपाउंड, ये हमारे पास Z आ गया, Y हमारे पास आ गया C2H6। काफी इजी क्वेश्चन था, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लोरोबेंजीन है। मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग टुवर्ड्स सल्फोनेशन इज, मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज बतानी है, इनमें से सल्फोनेशन के लिए कौन सी होगी। चार ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं। करेक्ट ऑप्शन होता है 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन इज द मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज टुवर्ड्स सल्फोनेशन। पेज नंबर 323 पे है। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो बेंजीन की रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। मैंने क्या बोला, रिपीट करती हूँ। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो बेंजीन की रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो दैट इज वाई 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन जो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ टोलिन विद क्लोरीन। जो रिएक्शन होती है टोल्यूइन की क्लोरीन के साथ FeCl3 आयरन क्लोराइड की प्रेजेंस में, फेरस क्लोराइड की प्रेजेंस में गिव्स X, वो क्या देता है, X हमें देता है। एंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है तो Y कंपाउंड, एंड दस X एंड Y आर, X एंड Y पूछा है क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन मैं सोर्स बता देती हूँ, NCERT क्लास 11th पेज नंबर 324 पे आपको ये मिल जाएगा वहाँ लिखा हुआ। तो देखो करेक्ट ऑप्शन देख लो, डायरेक्ट याद रख सकते हो। रिएक्शन टोल्यूइन की क्लोरीन के साथ अगर फेरस क्लोराइड के प्रेजेंस में होगी तो हमको M क्लोरोटोल्यूइन मिलता है, और लाइट के प्रेजेंस में तो पैरा क्लोरोटोल्यूइन। यहाँ पे फर्क ये मेटा पैरा और ऑर्थो का, ऑर्थो मेटा पैरा आपको पता ही होगा, 3 डायरेक्शन होती हैं तो इसका फर्क होता है। तो मेटा क्लोरोटोल्यूइन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एंड पैरा क्लोरोटोल्यूइन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट।
क्वेश्चन देखो, कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद गैसियस ब्रोमाइन हैज अ फॉर्मूला। वो कंपाउंड जो कि मोस्ट रेडिली जो है रिएक्ट करता है गैसियस ब्रोमाइन के साथ, हैज अ फॉर्मूला, उसका क्या फॉर्मूला होता है। एनसीईआरटी क्लास 11th पेज नंबर 313 पे आपको मिल जाएगा इससे रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन। देखो गैसियस ब्रोमीन के केस में जो ब्रोमीन होता है इज फॉर्म्ड, ब्रोमीन बन जाएगा सो दैट मोस्ट सुटेबल और फास्ट रिएक्शंस, मोर सुटेबल एंड फास्ट रिएक्शन जो है इज पॉसिबल विद C4H10, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, C4H10 क्या होता है, सैचुरेटेड एल्केन होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड जिसमें हो। तो इस कंटेक्स्ट में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, C4H10, यानी कि सैचुरेटेड एल्केन। जो गैसियस ब्रोमाइन में ब्रोमाइड में ब्रोमीन जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है सो दैट जो मोस्ट सुटेबल और फास्ट रिएक्शन है वो पॉसिबल हो C4H10 के साथ, यानी कि सैचुरेटेड एल्केन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ ऑप्शन, फ्लोइडी लेवल बताना है एग अपैरेटस का क्या होता है। काफी इजी क्वेश्चन है। NNN ये होता है, देखो एग अपैरेटस में क्या क्या होता है, एक एग सेल होगा, राइट, 1 एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, उसको सिनर्जिड बोलते हैं। और जितने भी ये एग अपैरेटस में सेल होते हैं सारे हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि NNN इसकी प्लॉइडी तीनों की क्या होती है, ये होती है। एनसीईआरटी क्लास 12th की एनसीईआरटी में, क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी पेज नंबर 11 वहां पे आपको मिल जाएगा। ये फोर्थ ऑप्शन है। करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शनल जंप और जो होता है उसके रिस्पेक्ट में करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा यहाँ पे। इट अलाउज, बिल्कुल ठीक है, जंप और मदद करता है किसमें, पोलन ट्यूब की ग्रोथ में। देखो सबसे पहले तो पेज नंबर 7 पे क्लास 12th की बायोलॉजी में पेज नंबर 7 पे आप इसको चेक कर सकते हो। जंप और जो है वो अलाउ करता है पोलन ट्यूब की ग्रोथ को और वहां से मेल गैमेट को रिलीज करता है। ऑब्वियसली पोलन ट्यूब जो है वहां पे उसकी ग्रोथ होगी तो उसी से तो मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं ओवरी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। कौन सा इसमें से जो है इनकरेक्ट है, फॉल्स है, किसके लिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के लिए। पोस्ट और प्री दो टर्म होती है। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो भी इवेंट होते हैं या जो भी चेंजेस होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब होता है कि मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जो चेंजेस होते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पूछा गया पोस्ट का कौन सा है, तो यही है, मियोसिस टू फॉर्म गैमेट्स, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। गैमेट फॉर्मेशन एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, तो ये जो है कभी भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सीड डेवलपमेंट बाद में होती है, एम्ब्रियो बाद में होती है, फ्रूट डेवलपमेंट सारे बाद के काम है। तो ये जो गैमेट फॉर्मेशन होती है ये प्री होता है, यानी। और ये आप न्यू एनसीईआरटी की बुक जो है हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी की, उस पे पेज नंबर 4 पे आप इसको चेक कर सकते हो, इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है, तो काफी इजी है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्स। ये होता है, एनसीईआरटी की लाइन भी आई आपकी पेज नंबर जो है 11 पे, 12th की बायोलॉजी में एनसीईआरटी में पेज नंबर 11 पे लाइन दे रखी है।
ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक कंसिस्ट ऑफ 8 न्यूक्लियाई होते हैं और 7 सेल्स होते हैं, ठीक है। देखो ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो यहाँ पे न्यूक्लियस हो गए हमारे पास, ठीक है। और 7 सेल कैसे, देखो ये 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा ये जो होता है ना इसके अंदर, ये जो आपको दिख रहा है ये इसी के अंदर कंक्लूड किया जाता है। अलग अलग हम इसको नहीं कंसिडर करते, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। तो इस वजह से ये 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएटेड जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सीड, फ्रूट, एम्ब्रियो, इनमें से किस में ट्रांसफॉर्म होता है ये पूछा गया है। तो देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है सीड में, तो काफी इजी है। ओव्यूल जो है सीड में क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लास 12th की बायोलॉजी में आपका पेज नंबर 20 पे ये एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं हार्मोन्स ऑफ किसके होते हैं, ओवरी के हार्मोन्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है ये तो, ठीक है। ओवरी के हार्मोन होते हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। ओवरीज वगैरह के मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरा ओव्यूलेशन वगैरह में पूरा जो तीनों फेज होते हैं उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एलएच और एफएसएच इन्हीं का तो रोल प्ले होता है। तो ये तो समझाने की जरूरत नहीं थी। 246 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा नई एनसीईआरटी के क्लास 11th 246 पेज नंबर। Which type of cells of islets of Langerhans is responsible for hyperglycemia? हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो यहाँ पे होता तो यानी एक सर्टेन लेवल से कम जो होता है, हाइपर का मतलब उससे जो एक्सीड करे उस लेवल को। तो किस टाइप का सेल जो है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैन में रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपरग्लिस्मिया के लिए? बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, गामा सेल्स या फिर एफ सेल्स, कौन सा आएगा? करेक्ट ऑप्शन होता है अल्फा सेल्स। एनसीईआरटी की लाइन है आपकी, यानी कि 246 पेज नंबर जो है क्लास 11th में ये क्वेश्चन है। वो जो हार्मोन्स वाला चैप्टर है ना, बिल्कुल लास्ट चैप्टर क्लास 11th की बायोलॉजी का, वहां पे 246 पेज नंबर पे दे रखा है किस टाइप के सेल्स जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपरग्लिस्मिया में, तो वो है अल्फा सेल्स। एक प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो डिलीवर करती है एक बेबी को जो सफर करता है स्टंटेड ग्रोथ से। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है कि रुकी हुई ग्रोथ, ठीक है, इम्प्रॉपर ग्रोथ। मेंटल रिटार्डेशन यानी कि उसका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाया। लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी कि ऑब्वियसली ये भी उसमें आ जाता है हमारे मेंटल डेवलपमेंट में, ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट। और एबनॉर्मल स्किन है, बेबी सफरिंग फ्रॉम, बेबी किससे सफर कर रहा है? फोर्थ यहाँ पे हमारे पास होता है एडिसन्स डिसीज। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है सेकंड, क्रिटिनिज्म बोलते हैं इस कंडीशन को। पेज नंबर 243 पे ये भी हमारा जो है हार्मोन्स वाला चैप्टर जो है लास्ट कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, उसमें अपना क्लास 11th की बायोलॉजी में 243 पेज नंबर पे बता दिया मैंने आपको, वहां पे एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवर करती है एक बेबी को जो सफर, क्रिटिनिज्म उस कंडीशन को बोलते हैं हम। ये ड्यू टू जो थायराइड वगैरह हार्मोन होते हैं उनकी अच्छे से सीक्रेशन सिंथेसिस ना होने के कारण ऐसे डिसीज होते हैं। ड्वार्फिज्म होता है जो बोनाबंदी से हमको जो बोने वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्रिटिनिज्म आएगा। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आप इसको देख सकते हो, पेज नंबर भी और चैप्टर का नाम भी। तो इसी के साथ जो है हमारे ये नीट के क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे, कुछ मदद हुई होगी आपकी। मैंने हर एक क्वेश्चन का बता दिया है कि कहाँ पे कौन सी चैप्टर में कौन से पेज नंबर पे वो चीज़ दे रखी है, वहाँ से आप उसको जो है मदद ले सकते हो क्वेश्चन की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।